नमस्कार, तेज हरियाणा और के हरियाणा के साझे प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा में किसी भी वक्त विधानसभा चुनावों का ऐलान हो सकता है। उससे पहले 5 लोकसभा सीटें जीतने के बाद कांग्रेस बेहद उत्साहित है और सिरसा के भी 5 विधानसभा सीटों पर एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, वो उम्मीदवारों की कांग्रेस में देखने को मिल रही है और जिसके ऊपर सबसे बड़ा मंथन और चर्चा भी छिड़ी है। आज हम इसी पर सबसे ज़्यादा विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। क्या इन लंबी चौड़ी फहरिस्त के क्या मायने निकाले जाएं? आखिर कांग्रेस इस लोकसभा में 5 जो सीटें जीतने के बाद कितनी उत्साहित है? क्या वाकई कांग्रेस को लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी और सत्ता विरोधी जो लहर है उसका फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा? लेकिन उससे पहले 10 अगस्त से पहले कांग्रेस ने तमाम आवेदन मांगे थे और एक बहुत बड़ी फौज जो कैंडिडेट की है वो निकलकर सामने आई है। पूरे 90 सीटों पर 2500 से ज़्यादा आवेदन जो कि चुनाव लड़ने की इच्छा लोगों ने जताई। मेरे साथ के हरियाणा के संपादक रमेश जाखड़ जी हमारे साथ है। जाखड़ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत शुक्रिया। रमेश, सिरसा हरियाणा में देखें तो सबसे ज़्यादा 2500 सीटें 90 विधानसभाओं में हैं, मगर सिरसा एक ऐसा जिला है जिसकी 5 विधानसभाओं में 75 ऐसे कैंडिडेट हैं। ऐसा क्या मतलब कांग्रेस को नज़र आ रहा है? इतना ज़्यादा कांग्रेस उत्साहित है खेमा कि ऐसा लग रहा है कि जो आएगा वही जीत जाएगा। तो क्या मायने निकालें इतने सीट इस उम्मीदवारों की लिस्ट के? बिल्कुल गुरविंदर, देखिएगा जहाँ तक ये कांग्रेस का विपक्ष भी लगातार जो कांग्रेस के जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी लगातार जो सवाल उठा रहे हैं कि उनके इतने ज़्यादा दावेदार जो है वो एक सीट पे एक विधानसभा सीट पे रानिया की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा रानिया में दावेदार दिखाई दे रहे हैं। तो उनका भी साफ तौर पे यही कहना है कि इतने ज़्यादा दावेदार हैं तो कैसे मैनेज करेगी कांग्रेस। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो एक हुआ करती थी जननायक जनता पार्टी से पहले, उस समय इनेलो में भी जो है वो इस तरह से दावेदारों की एक लंबी लाइन, लंबी कतार हमें देखने को मिलती थी। पिछले चुनाव की अगर बात करें तो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का भी हमें इसी तरह का कुछ रवैया देखने को मिला था, जिससे क्योंकि ज़्यादा दावेदार होते हैं तो कांग्रेस पार्टी के नेता खुद कहते हैं, हालांकि ज़्यादा दावेदार होते हैं तो खिलाफत की भी उतनी ही ज़्यादा संभावनाएं जो है वो पैदा हो जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा दावेदारी जताने वाले यूँ मान सकते हैं कि उस पार्टी का जो भविष्य है या उस पार्टी का आने वाला समय जो है वो कुछ ना कुछ हद तक मजबूत हम कह सकते हैं, क्योंकि लगातार लोग जो है वो जीत की ओर जाने के लिए विधायक बनने के प्रयास को लेकर के लगातार जो है वो दिखाई देते हैं। तो जैसे पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में लाइन लगी हुई थी और इस बार वो लाइन जो है वो हमें कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रही है। कुछ हद तक जो लोकसभा में जो रिजल्ट आया, लोकसभा का जो परिणाम आया था, 5 लोकसभा कांग्रेस ने जीती, 5 लोकसभा जो है वो बीजेपी ने जीती। लेकिन कांग्रेस ने जो जीती उसका एक आप एनालाइज करें तो वैसे तो बराबर है, लेकिन पिछले जो लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 और बम्पर लीड से जो है वो जीती थी। अब वो लीड तोड़ करके, जैसे सिरसा लोकसभा की अगर बात करें तो सुनीता दुग्गल 3,15,000 वोटों की समथिंग जो जीती थी, वो 3,15,000 की लीड तोड़ करके शैलजा 2,62,000-63,000 वोटों से जीती हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं लोगों का रुझान जो है वो हमें थोड़ा सा अलग हटके जो है वो देखने। रमेश, आपको नजर आता है कि जो शैलजा के जीत का जादू है, क्या इसी जादू के चक्कर में कैंडिडेट अब बहुत उतावले नजर आ रहे हैं? कि आप देखेंगे रानिया विधानसभा तो ऐसी जहां से 27 कैंडिडेट टिकटार्थी हैं वहाँ से, और अब भी देखें तो जोधपुरिया की बात करें, शर्मा की बात करें और बहुत सारे हैं, सरमित्र कंबोज है वहाँ पर, अब भी वहाँ पर एक्टिव राजनीति देखने को मिल रही है। टिशु प्रधान है। क्या लगता है, सबसे पहले हम रानिया पर ही चर्चा कर लेते हैं। आप तो वहाँ पर बहुत डीपली तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं बहुत लंबे समय से। क्या चौधरी रणजीत चौटाला के पहले से ऐलान करने पर ये सिनेरियो वहाँ पर उत्पन्न हुआ है कि सबसे ज़्यादा टक्कर रानिया में नज़र आ रही है इस बार? नहीं, इसको मैं चौधरी रणजीत सिंह का नहीं कह सकते, क्योंकि उनका तो साफ तौर पे पहले लोकसभा चुनाव में जब वो उतारा था उनको भारतीय जनता पार्टी में हिसार से, तो उससे पहले से ये सिनेरियो लगभग फिक्स था। क्योंकि रानिया की अगर बात करें तो पर्टिकुलर इतने ज़्यादा कैंडिडेट होने का रीजन क्या है कि एक बड़ा नेता या बड़ा चेहरा उसको हम नहीं कह सकते, नहीं मान सकते। जब तक चौधरी रणजीत सिंह कांग्रेस पार्टी में थे, चुनाव लड़ा करते थे, तो एक माइंड सेट था कि
टिकट जो है वो चौधरी रणजीत सिंह को मिल रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े परिवार से, इतने बड़े घराने से हैं। इक्का दुक्का आवेदन आते थे। हाँ, इक्का दुक्का आवेदन आते थे। लेकिन अभी क्या है कि चौधरी रणजीत सिंह ने जैसे ही पार्टी को अलविदा कहा, निर्दलीय तौर पे चुनाव लड़े और उसके बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं, तो कांग्रेस एक तरह से यूं कह सकते हैं कि खाली हो चुका है वहां पे। अगर यहाँ पे डॉक्टर केवी सिंह का भी नाम लगातार चल रहा था कुछ दिन पहले तक, अगर डॉक्टर केवी सिंह भी यहाँ पे आते तो शायद इतने आवेदन जो है वो फिर भी ना जाते, क्योंकि एक बड़ा चेहरा रानिया को जो है वो मिल जाता। अब वो है नहीं, तो सभी सोचते हैं कि क्या पता तेरा दांव लग जाए, क्या पता तेरा दांव लग जाए। तो इसमें अगर बात करें तो सबसे मुख्य तौर पे जो वो विनीत कंबोज, क्योंकि जो कि पिछले चुनाव लड़ चुके हैं, पिछले विधानसभा का चौधरी रणजीत सिंह की टिकट कटने के बाद उन्हीं पे जो है वो दांव खेला था पार्टी में। उसके साथ साथ विशाल वर्मा है, टिशु प्रधान है, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जैसे सर्वमित्र कंबोज जो है वो अभी हाल ही में जो है वो अपनी पत्रकारिता छोड़ करके जो है वो राजनीति में आए हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी जो है वो इसमें एक बहुत अच्छा प्रभाव जो है वो डालते हुए दिखाई देंगे। जातिगत समीकरणों की बात करें तो अलग अलग जाति से टिशु प्रधान जो है वो बनिया कह सकते हैं, बनिया समाज से हैं, गरग हैं, और विशाल वर्मा जो है वो कुम्हार प्रजापति समुदाय से हैं, और सर्वमित्र जो है वो कंबोज बिरादरी से हैं। तो इस तरह से अलग अलग मतलब कि जाट बिरादरी से हैं। वो तमाम नेता जो है वो इस बार जो विनीत कंबोज है वो भी कंबोज हैं। तो इस तरह से लगातार जो वो सोच रहे हैं, क्योंकि कुम्हार बिरादरी प्रजापत समुदाय की अच्छी खासी भागीदारी जो वो हमें देखने को मिल रही है रानिया के अंदर काफ़ी, क्योंकि पीछे अब जगह अगर हम बात करें तो जो जिला परिषद का इलेक्शन हुआ था तो उसमें मास्टर दिलीप घोड़ावाली थे। अच्छा खासा रिस्पॉन्स जो है वो उन्होंने दिखाया था उसके अंदर, और लोगों ने साथ भी दिया था उनका। तो कुल मिलाकर के यूँ कह सकते हैं कि इसी के चलते जो है अलग अलग समीकरणों के चलते जो है वो अलग अलग कैंडिडेट जो वो इतने सारे मैदान में आए हैं, और वो भी जो है वो अपनी कहीं ना कहीं ये छाप छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम भी विधायक जो है वो बन सकते हैं। रमेश, बहुत कम समय में आपका सवाल का जवाब चाहूँगा मेरे सवाल का। आपको लगता है कि ये भी तो डर है ना, फिर अगर इतने टिकटार्थी हैं, किसी एक को टिकट मिलना है, वो भी आला हाईकमान अभी तय करेगा, स्क्रीनिंग होगी, बहुत सारे सर्वे होंगे, उसमें से सब कुछ फिल्टराइज होगा, लेकिन बगावत के सुर भी तो दिखेंगे। आपको लगता है कि कांग्रेस कैसे मैनेज करेगी? जब 27 लोग लाइन में लगे हैं तो फिर नाराजगी भी जाहिर है, मनमुटाव भी होगा, हो सकता है बगावत हो जाए, नाराजगी ऐसी कि रूठों को मनाना भी मुश्किल हो जाए। कैसे होगा सब कुछ? बिल्कुल, इसमें जो है वो दोनों तरह की बातें हो सकती है। एक नाराजगी होती है और एक बगावत होती है। अगर बगावत पे ये तमाम नेता उतर आए फिर तो कांग्रेस का जितना पूरे हरियाणा भर में भी अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस का मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से कोई जो सिस्टम बना हुआ है, अभी जो माहौल बन रहा है लगातार लोगों में देखने को मिल रहा है, तो वो नहीं होगा। इस तरह की चर्चाएं भी जो है वो नहीं होंगी। हाँ, अगर नाराजगी है तो इक्का दुक्का जो लोग नाराज होते हैं उनको मना लिया जाएगा। अगर इसमें हम लोग बात करें कि जिस प्रकार से रानिया के अंदर 27 हैं, अगर इन्होंने बगावत शुरू कर दी तो 27 के पीछे अगर एक बंदा 500 वोट भी अगर खत्म करता है तो 13,500-14,000 वोट जो है वो खराब कर देगा, और इतने का ही मार्जिन जो है वो रहने वाला है, क्योंकि लोकसभा में भी इतना सा लगभग मार्जिन 30-32 हज़ार का रहा था, तो वो जो है वो खत्म कर देगा। अगर नाराजगी होती है तो नाराजगी में जो यूँ होता है कि ठीक है, अभी नाराजगी थी, कांग्रेस पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया, कैंडिडेट प्रत्याशी सिर्फ एक को ही बनाया जा सकता है, टिकट एक को ही मिलना है, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस अगर मैनेज करने में सफल हो पाती है तो कांग्रेस के लिए जो है वो कुछ शुभ संकेत हो सकते हैं। और इसके लिए जो है वो टिकट वितरण का भी कांग्रेस ने एक इस बार अनूठा जो है वो तरीका यूं कह सकते हैं कि अपनाया है। 3 सर्वे जो है वो प्राइवेट एजेंसियों से, एक तो हो चुका है, 2 सर्वे और होने हैं, तो उनमें जो है वो जो सबसे टॉप पे होगा गुरविंदर, चाहे वो 27 हैं, 27 में जो सबसे टॉप के 3 कैंडिडेट आएंगे उनके सर्वे के अनुसार। और एक चीज और है, वो कंपनी जो है सर्वे वाली वो भी गुप्त रखी जाएगी कि उसका भी नाम नहीं दिया जाएगा कि कौन सी कंपनी जो वो सर्वे कर रही है। अब न जाने कौन सी कंपनी आकर के यहाँ पे बीजेपी वाली सर्वे कर रही है, कांग्रेस वाली कर रही है कि नेलो वाली कर रही है, तो उनमें नाम नहीं पता होगा। वो कंपनी 3 लोगों के नाम सुझाएगी, उनमें से एक कैंडिडेट का नाम निकलना है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान के लिए ये भी थोड़ा सा यूं हो जाएगा कि हाँ, जो रूठेंगे लोग उनको मनाने में कि आपका नाम नहीं है, अपने सर्वे बेस पे जो है वो लगातार नेता कह भी रहे हैं कि सर्वे के अनुसार जो है वो टिकट का वितरण जो है वो किया जाएगा, सर्वे में जो टॉप में होगा। तो और एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड और करना चाहूँगा, जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें जब हम गाँव-गाँव जा रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे कि अगर
हुड्डा साहब ने शैलजा के खिलाफत कर दी तो क्या होगा। तो लोगों का एक ही जवाब था कि यहाँ पे खिलाफत का कुछ नहीं चलेगा, हम लोगों ने वोट डालने कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी से जो मर्जी आ जाए वो हम लोग डालेंगे। अगर वही सिनेरियो फिट करने में कांग्रेस कामयाब रहती है तो कांग्रेस का जो है वो आगे आने वाले समय में फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। ठीक है रमेश, इस सेगमेंट को हम लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि दर्शक चाहते हैं कि पांचों विधानसभाओं का जल्दी से हम इसके मायने निकाल दें। अब हम ऐलनाबाद की तरफ चलते हैं, आखिरी कोने पे चलते हैं। वहाँ पर क्या आपको नज़र आता है, क्योंकि वहाँ से भी मुझे लगता है 16-17 नाम वहाँ से भी हैं, कौन कौन लोग हैं वो भी आप लिस्ट फटाफट शामिल कर दें तो ज़्यादा बेस्ट है। और दूसरा, ऐलनाबाद में आपको क्या नज़र आता है इस बार, क्योंकि भरत सिंह बेनीवाल हैं, संतोष बेनीवाल, एक ही परिवार के कई लोग वहाँ पर हैं, तो वहाँ पर आपको क्या समीकरण नज़र आ रहे हैं इस बार, अगर ऐलनाबाद की हम अगर बात करें तो? देखिए गुरविंदर, ऐलनाबाद में सबसे पहले अगर नाम की बात करें तो भरत सिंह बेनीवाल हैं, जो कि पहले से विधायक रहे हैं, दड़बा विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था उससे विधायक रहे हैं। उसके बाद दूसरे श्रेणी में संतोष बेनीवाल है, संतोष कुमारी इसमें लिखा है। पवन बेनीवाल हैं जो कि पीछे उपचुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। सुमित बेनीवाल है, ये भरत सिंह बेनीवाल के बेटे हैं, उन्होंने भी जो है वो अपने बाप बेटे ने जो है वो इच्छा जताई है। उसके बाद हरपाल कासनिया है जो कि अभी चुनाव लड़ने की इच्छा जो है उन्होंने पीछे व्यक्त भी की थी, और इनेलो के जो है वो हुआ करते थे, इनेलो के कद्दावर थे, वो जो है वो अभी इसमें कांग्रेस में आ चुके हैं, तो वो हैं। और कृष्णा फोगाट है, कृष्णा फोगाट भी इनेलो को छोड़ करके, और कहीं ना कहीं इन्होंने थोड़ा सा नाराजगी भी जाहिर की थी कि उसके चलते, चलिए वो अलग मैटर है। और उसके बाद में हनुमान सिंह जाखड़ हैं और हरविंदर सिंह है, मनोज जांदू है। मनोज जांदू गुरविंदर एक युवा चेहरा है जो कि दीपेंद्र हुड्डा की युवा टीम से या कांग्रेस पार्टी की युवा जो ब्रिगेड है उससे जुड़े हुए हैं, और काफ़ी अच्छा जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो उनकी हमें देखने को मिल रही है लगातार कांग्रेस पार्टी में। उन्होंने भी इच्छा जताई है। भोला सिंह है, कुणाल खोड़ हैं, दीपेश बेनीवाल है। ये दीपेश बेनीवाल मैं पूरा श्योर तो नहीं हूँ गुरविंदर, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि संतोष बेनीवाल के बेटे, उनका नाम भी शायद दीपेश है या इस तरह का कुछ है, लेकिन पूरा श्योर नहीं हूँ मैं। इसके अलावा संदीप कुमार बेनीवाल है। ये इतने कैंडिडेट जो है वो इस बार चुनावी दौड़ में है, टिकटार्थियों की श्रेणी में है। तो इसमें अगर मजबूती की बात करें गुरविंदर, तो मुख्य रूप से 3 चेहरे इसको हम कह सकते हैं कि भरत सिंह बेनीवाल सबसे टॉप पे इसको हम ले सकते हैं, क्योंकि भरत सिंह बेनीवाल 2-3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक भी कांग्रेस पार्टी के रह चुके हैं, और अब तक जितने भी कांग्रेस पार्टी से जो लड़े थे, चुनाव लड़े हैं भरत सिंह बेनीवाल को छोड़ करके, उनमें सबसे ज़्यादा वोट जो है वो भरत सिंह बेनीवाल को ही मिले हैं। पीछे जब रमेश बादू की बात करें तो उनको 8-10 हज़ार वोट के करीब मिले थे। उसके अलावा पवन बेनीवाल को भरत सिंह बेनीवाल का टिकट काट करके उनको दिया तो 20,000 वोट। पवन बेनीवाल ने आवेदन ही नहीं किया। हाँ नहीं, इसमें पवन बेनीवाल का नाम है, मुझे लगता है हाँ है, तीसरे पवन बेनीवाल का नाम है। हाँ, पवन बेनीवाल ने किया है। तो उनके अलावा जो भरत सिंह बेनीवाल के अलावा कांग्रेस की पार्टी से जो भी टिकट लेकर के आया तो इतना ज़्यादा प्रभाव जो वो नहीं दिखा सका है इस बार। हालांकि ये संतोष बेनीवाल ने भी जो वो दावेदारी ठोकी है। हालांकि भरत सिंह बेनीवाल के बड़े भाई की पत्नी है, यानी कि भरत सिंह बेनीवाल की बहू कह सकते हैं कि वो इस बार मैदान में है, तो वो जो है वो क्या गुल खिला पाएंगे, कितना दम दिखा पाएंगे, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में जो नतीजे दिए हैं उसमें संतोष बेनीवाल की कुछ बल्ले बल्ले हम जरूर कह सकते हैं कि हुई है। उनकी मेहनत से हुई है या लोगों ने अपने आप कांग्रेस पार्टी को वोट किया, तो वो रमेश क्या लगता है आपको, हुड्डा खेमा और जो एक ग्रुप शैलजा का है, कितना कामयाब आपको सिरसा की इस 5 विधानसभा सीटों पर आपको हुड्डा खेमा आपको मजबूत नज़र आ रहा है? शैलजा खेमे की बात करें तो लगभग ऐलनाबाद की बात करो, खास करके सिरसा में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। यहाँ से भी टिकटार्थियों की बहुत लंबी एक फहरिस्त है। अगर सिरसा में बात करें तो 14 हैं, वीरबान मेहता से लेकर केडिया से लेकर तमाम जो लोग हैं। क्या लगता है कौन सा गुट सबसे मजबूत नजर आ रहा है? बिल्कुल, सबसे पहले तो सिरसा के हम कैंडिडेट कौन कौन है, प्रत्याशी कौन बनना चाहते हैं वो बता दें। राजकुमार शर्मा है, नवीन केडिया है, वीरबान मेहता है, आनंद बियानी है, राजन मेहता है। राजन मेहता और वीरबान मेहता दोनों पिता पुत्र जो है वो यहाँ पे भी आ चुके हैं।
और उसके बाद मोहित शर्मा है। मोहित शर्मा और राजकुमार शर्मा ये भी पिता पुत्र जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं। उसके बाद जो है वो पुनीता रानी है, करण चावला है, अमीर चंद चावला है। अमीर चावला और करण चावला ये भी पिता पुत्र जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं। प्रेम शर्मा है, कपिल सरोगी है, कृष्णा फोगाट ने सिरसा दोनों जगहों पे सिरसा से भी अपनी दावेदारी है जो वो ठोक दी है। उसके अलावा रणधीर सिंह है और मुंशी राम शोरान है, ये हैं। तो इसमें आपका सवाल ये था कि हुड्डा खेमा और सैलजा खेमा, तो इससे पहले लोकसभा चुनाव से पहले की अगर बात करें तो हुड्डा साहब की काफ़ी अच्छी मजबूती जो है वो हमें सिरसा जिला के अंदर भी अगर यूँ कहें तो देखने को मिल रही थी गुरविंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पीछे जब कुमारी सैलजा अपनी यात्रा लेकर के आई थी और उसके बाद हुड्डा साहब ने जो एक रैली की थी तो उन दोनों में जो है वो काफ़ी अंतर देखने को मिला था, विरोधाभास था। और रैली के अंदर भीड़ जो लोगों का जो हुजूम था उसमें भी काफ़ी फर्क हमें देखने को मिला था। लेकिन जैसे ही कुमारी सैलजा यहाँ से चुनाव लड़ी है लोकसभा का, उसके बाद जो कुमारी सैलजा ने अपने पांव जो है वो सिरसा में फिर से जमा लिए हैं, कुछ हद तक यूँ कह सकते हैं। क्योंकि इससे पहले लोग सैलजा के लिए यूँ कहा करते थे कि पुराने जमाने में हम सैलजा के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन आज हम कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस का मतलब हुड्डा साहब ही थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा ने जैसे चुनाव लड़ा तो अपनी वो जैसे भरत सिंह बेनीवाल कहते हैं कि मैं 18-20 टायरों वाली गाड़ी वापस ले आया हूँ, तो सैलजा भी शायद कहीं ना कहीं वो अपनी गाड़ी लेकर के वापस आ चुके हैं, तो अपनी सवारियों को उन्होंने वहाँ पे बैठा लिया है। तो कुल मिलाकर के यूँ कहें कि सिरसा लोकसभा की, सिरसा जिला नहीं सिरसा लोकसभा की भी कमान जो है वो इस बार हाई कमान शायद, पक्का तो नहीं कह सकते कि शायद जो है वो कुमारी सैलजा के हाथ में देगी, क्योंकि यहाँ से वो MP चुनी गई है और यहाँ पे अपनी काफी मजबूत दावेदारी उन्होंने जो है वो जरूर पेश की है। ठीक है, अभी हम रिजर्व सीट है कालांवाली की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी अगर आप डवाली को साथ में देखेंगे, दोनों को हम एक साथ ही ले लेते हैं, लेकिन सिरसा में आप देखेंगे तो सिर्फ डवाली एकमात्र ऐसी सीट है जहाँ से सिर्फ 4 ही टिकट आती हैं। रानिया में बहुत लंबी लिस्ट है, डब्बाली का गुरविंदर, क्योंकि मैं इतना ज्यादा वहां नहीं रहता हूं, आप ज्यादातर रहते हो, जैसे मैं रानिया में रहता हूं, आप डब्बाली में रहते हो, तो डब्बाली का मैं आपसे जानना चाहूंगा कि केवल 4 प्रत्याशी, जहां रानिया में मैंने कहा कि 27 हैं, तो 27 जहां पे हैं वहां पे तो कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है, मैंने खुद ही बताया था। तो अब डब्बाली के अंदर 4 प्रत्याशी हैं, तो वहां पे क्या कांग्रेस मजबूत नहीं दिखाई दे रही? देखिए रमेश, वहाँ वो एक लंबे समय से इनेलो का अपना गृह उनका गढ़ रहा है और लंबे समय से ही वहाँ पर इनेलो का ही जो कैंडिडेट है वो जीतते रहे, चाहे नैना चौटाला की बात करें आप, डॉक्टर अजय चौटाला की बात करें और डॉक्टर सीताराम की बात करें। लेकिन हमने पिछले चुनाव में देखा कि बहुत बड़ा जो मुकाबला है वो बीजेपी बनाम कांग्रेस के बीच में रहा, हालांकि बीजेपी की लहर भी थी, लेकिन अमित सिहाग ने, उनके पिता डॉक्टर KV सिंह, सबसे स्पष्ट है, पूरे सिरसा को पता है कि डवाली में जो हुड्डा खेमा सबसे मजबूत है और वहीं से भी मलकीत सिंह गंगा, वो भी कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं और वो भी सैलजा ग्रुप से आते हैं। इसके अलावा जग्गा सिंह बराड़ भी सैलजा गुट से आते हैं, कांग्रेस के नेता हैं। और दूसरे हैं वहाँ पर युवराज सिंह जो कि सिहाग हैं। लेकिन सबसे मजबूत कैंडिडेट के तौर पर वहाँ से जो भी सिटिंग विधायक वहाँ से हैं वो अमित सिहाग हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर किसी तरीके का कोई बहुत बड़ा कांग्रेस के लिए संकट नहीं है। हाँ, इससे पहले के चुनाव में 2-4 नाम जरूर होते थे, जिसमें कुलदीप सिंह गदराना हर बार हुआ करते थे, या 2-4 नाम और होते थे। लेकिन इस बार जिस तरीके से मुझे लगता है रिपोर्ट का मौजूदा विधायक का देख के और जिस तरीके से हरियाणा में इस बार जो एक लोकसभा से उत्साहित जो कांग्रेस और लोगों को एक थोड़ी उम्मीद नज़र आ रही है, अभी तो खैर वक्त के हाथ में है क्या कुछ होगा, तो ऐसे में वहाँ पर शायद ऐसा लगता है कोई भितरघात भी कांग्रेस को नहीं होगा, कोई वहाँ पर विरोधाभास भी नहीं है वहाँ पर। और ख़ास करके बहुत अच्छी वहाँ पर जो एक पैठ है वो डॉक्टर KV सिंह की व्यक्तिगत तौर पर है और उनका एक बहुत अच्छा वहाँ पर वोट बैंक है। तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए कोई झमेला खास करके डवाली में तो नहीं है। ठीक है। कालांवाली में अगर बात करें तो कालांवाली का क्या आपको, क्योंकि कालांवाली से भी 14-15 नाम जो है वो आए हैं, सिटिंग MLA शिषपाल खेरवाला हैं, उनका क्या आपको लगता है कि इतने सारे, क्योंकि डब्बाली में सिटिंग MLA केवल 4 नाम जो है वो सामने आए हैं, 4 लोगों ने ही जो है वो इच्छा जताई है, और कालांवाली में भी सिटिंग MLA, लेकिन यहाँ पे 14 आ गए। देखिए रमेश, मतलब राजनीतिकार जो लोग हैं वो कहते हैं कि जब कभी भी दूसरी बार पुनरावृत्ति हो सीट की
तो वहाँ पर जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये भी एक तरीके से, हालांकि शिषपाल केरवाला की बहुत अच्छी इमेज है, उनकी बहुत अच्छी छवि है और वो दोनों ग्रुप में अच्छी पकड़ है उनकी, तो मुझे लगता है वो भी सेफ जोन में मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन वहाँ पर भी अगर आप लिस्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर भी दूसरे नंबर पर प्रभुराम है, मंगत सिंह हस्सू वहाँ पर हैं, शिमला देवी है, सतविंदर सिंह गिल है, धर्मपाल विनोद कुमार है, निर्मल सिंह मलड़ी जो जेजेपी के नेता थे आज वो कांग्रेस में है, संदीप चौहान वहाँ पर है, नक्षत्र सिंह है और करमजीत कौर, सिंगारा राम और मुख्तियार सिंह और मंगत नागर। तो वहाँ पर सिर्फ 14 नाम है। लेकिन जिस तरीके से इस बार जो लीड, एक तरीके से 5 सीटों पर जो शैलजा को लीड मिली है, क्योंकि नेता इसको भी बहुत कम आंक रहे थे। कालावाली सिरसा जिला में सबसे ज्यादा लीड वहां से मिली है। तो इसका थोड़ा सा जो मुझे लगता है एज है वो कहीं ना कहीं शिषपाल को जरूर मिलेगा और लंबे समय से वो लोगों के बीच में भी है। अगर आप देखेंगे तो डवाली और कालावाली के दोनों विधायक विधानसभा में भी एक साथ बैठते हैं आगे पीछे होकर, तो उनकी भागीदारी उतनी ही अच्छी जनता के बीच में भी है जितनी उनकी मुद्दों को उठाने की विधानसभा में है। तो खैर बाकी अभी मंथन होगा। आपने पहले ही बताया कि इस बार गजब का तरीका कांग्रेस ने निकाला है। अभी 2 गुप्त सर्वे और होने हैं, फिर वही एजेंसी 3 टॉप के नाम देगी, फिर स्क्रीनिंग होगी, फिर जाकर टिकटों का जो आगे के आगे वितरण होगा। ठीक है, तो इसमें गुरविंदर रानिया के जो टिकटार्थियों की सूची है वो रह गई थी, वो हमने सभी लोगों के नाम नहीं बताए थे कौन कौन है, क्योंकि अभी लोग कमेंट करेंगे कि आपने रानिया का तो बताया नहीं, बाकी सभी का बता दिया, तो बाकियों से क्या है। तो मैं रानिया का बता देता हूँ कि रानिया में सबसे पहले विनीत कंबोज है, मलकीत सिंह खोसा है, रतन लाल है, संदीप नेहरा है जो कि जगदीश नेहरा के बेटे हैं और अभी नौकरी छोड़ करके अभी अपने आए हैं इस राजनीति में। भुट्टा सिंह थिंद हैं, गुरनाम सिंह जब्बर हैं, चंद्रकला नेहरा हैं और दलीप सिंह है, ठाकुर दुर्गा सिंह ओटू है, प्रेम कुमार मेहता हैं, कमला देवी हैं, सोनिया है, जसवंत सिंह कसवा हैं और वंदना नेहरा है, सर्व मित्र हैं और रिचपाल सिंह पंदू हैं, विशाल वर्मा प्रजापति हैं, परमजीत कौर हैं, सुभाष चंद्र हैं, सुनील कुमार गर्ग हैं, ये टिश्यू प्रधान है सुनील कुमार गर्ग, योगेंद्र कुमार चौधरी हैं, ये वाई के चौधरी हैं, डॉक्टर वाई के चौधरी, और उसके बाद रामचंद्र लिम्बा हैं जो कि अभी पीछे चुनाव भी लड़े थे कांग्रेस पार्टी के समर्थन से, जो है वो जिला परिषद का उनकी पुत्र वधू जो है वो लड़ी थी। और उसके बाद सरला मनीष ढिल्लों हैं, ये भी जिला परिषद का चुनाव लड़ी थी। मनीष ढिल्लों वकील की धर्मपत्नी है। विक्रम हुड्डा हैं और श्रीमती सुनीता हैं, वेद प्रकाश थोरी हैं, ये वेद प्रकाश थोरी शायद जोधपुरिया के सरपंच हैं, वो जहाँ तक मैं अगर गलत ना हो तो वो होने चाहिए। और उसके बाद तरसेम सिंह है। ये 27 लोग जो है वो इस बार दौड़ में है। ठीक है रमेश, अभी हम फाइनल कर रहे हैं और एक जो चीज़ मैं बतानी भूल गया था, डवाली में हिटलर परिवार का भी अच्छा खासा रसूख है। तो संजय हिटलर के अलावा वहाँ से कुंवर प्रताप आते हैं, युवराज वहाँ से आते हैं, तो वो भी इस बार टिकट की लाइन में हैं और उनका भी मतलब खास करके जो शैलजा खेमे के अंदर अच्छी खासी उनकी जो पकड़ है वहाँ पर। लेकिन अभी हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं इस पर रमेश आपसे जरूर राय चाहूँगा। इतनी लंबी चौड़ी फौज जो उम्मीदवारों की कांग्रेस के सामने है, क्या क्या ऐसे सबसे बड़े पॉइंट होंगे जब कांग्रेस इस पर मंथन करेगी, जब सीटें देगी, तो क्या क्या कसौटी पर खरा उतरना होगा, वो फटाफट हमारे दर्शकों को बता दें। बिल्कुल, ये देखिएगा कि इसमें कांग्रेस ने जो वो 6 पॉइंट जो है वो नोट किए हैं, 6 पॉइंट निर्धारित किए हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कौन सा नेता कितने समय से विधानसभा हल्के में एक्टिव है। ये ना हो कि चुनाव के मद्देनजर आके जो है वो अपनी रैलियां और सफेद कपड़े पहने और बाइक रैली वगैरह और ये निकालनी शुरू कर दी। ज्यादातर यही हो रहा है। हाँ, ज्यादातर यही हो रहा है। तो इस सबसे पहले पॉइंट से ही कुछ एक लोग तो जो है वो बाहर हो जाएंगे। हाँ, कि कितने समय से एक्टिव ये पहला फिल्टर है। पहला फिल्टर ये लगा दिया। ये जैसे वो अगर जॉब के लिए हम आर्मी की भर्ती के लिए जाते हैं तो सबसे पहले फिजिकल ले लिया जाता है ना, तो फिजिकल में बहुत सारे जो है वो निकल जाते हैं। तो ये फिजिकल इसको हम कह सकते हैं कि कौन सा नेता कितने समय से एक्टिव है। उसके बाद किस दावेदार के मजबूत और कमजोर पहलू क्या है, ठीक है, कि ये मजबूत है तो कैसे है, कमजोर है तो कैसे है। ठीक है, उस मजबूत और कमजोर में हम कैरेक्टर का भी लगा सकते हैं, लोगों के साथ जुड़ाव का भी लगा सकते हैं, लोगों के जो कितने सुख दुख में काम आया है, लोग क्या कहते हैं, वो तमाम पहलू इसके अंदर आ जाएंगे।
उसके बाद पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, पिछले चुनाव में हार जीत के क्या फैक्टर रहे, अगर कोई पीछे हारा भी है तो उसका भी फैक्ट चेक उसका भी फैक्टर क्या रहा है कि किस कारण से हारा है। ये बहुत बड़ा मैं यूं कहूंगा कि फिल्टर यहाँ पे दिया है, क्योंकि कुछ एक अभी कांग्रेस ने शायद जारी किया था कि जिनकी जमानत जब्त हो चुकी है उनको टिकट नहीं मिलेगी। हाँ, या फिर तो ये जो लोग 2 बार लगातार हार गए, 2 लगातार हार गए, तो ये उन लोगों के लिए जो वो काफी अहम साबित जो है वो हो सकता है कि पिछली बार चुनाव हारने के कारण क्या थे। ठीक है, तो ये भी जो है वो हो सकता है। उसके बाद जातिगत समीकरणों में कितने फिट बैठते हैं, ये जो है ये सबसे ज्यादा अहम शीर्षक की अगर बात करें तो रानिया विधानसभा के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा फिट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां पे ज्यादा कैंडिडेट और अलग अलग बिरादरी से अलग अलग जातियों से जो है वो तमाम कैंडिडेट आ रहे हैं। उसके बाद आम वोटर उनके बारे में क्या राय रखता है, सबसे मेन और अहम और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो वो ये रखता है, क्योंकि मतलब सीधा पूछा जाएगा जनता का इंटरेस्ट भी उसमें है या नहीं है। एजेंसी को ये 6 पॉइंट दिए गए हैं कि इन 6 पॉइंट पे हमें कैंडिडेट का चुनाव करके दो। तो मेन जो अहम है ये आम वोटर किस कैंडिडेट के बारे में क्या राय रखता है। जैसे हम लोग भी सर्वे करते हैं, तो हमारे सामने हो सकता है कोई वो लोग खुल के ना बोल सकते हो, व्यक्तिगत छवि, हाँ व्यक्तिगत छवि भी होती है, लेकिन एजेंसी जो है वो गुप्त रखेगी उनका सर्वे, तो वहां पे जो लोग खुल के बता सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेटजी और फंड वगैरह जुटाने में कितना सक्षम है। ठीक है, ये सबसे जरूरी है। चुनाव जो स्ट्रेटजी से और फंड से जो है वो लड़ा जाता है। बहुत ज्यादा अहमियत इसकी होती है कि चुनाव के अंदर जो स्ट्रेटजी इस बंदे की क्या रहेगी और फंड जो है वो कहाँ से अरेंज करेगा। अब सपोज कीजिएगा कि मैं कह दूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो मेरे पास इतना फंड नहीं है। स्ट्रेटजी हो सकता है कि मैं बेटर बना सकूं किसी से, सभी से तो नहीं कहूंगा, लेकिन पैसे का जुगाड़ भी तो करना होगा ना, पैसा तो मैं नहीं बना सकता कहीं ना कहीं से, तो ये चीज भी जो है वो एक अहम रखती है। तो ये 5-6 मुद्दे हैं, इन पे जो है वो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय के अंदर सर्वे करवाने जा रही है, और जो टॉप 3 होंगे उनके हर विधानसभा से, क्योंकि पूरे 90 के 90 विधानसभा के अंदर अगर बात करें तो गुरविंदर 2500 से भी ज़्यादा, और उन 2500 प्रत्याशियों पे, उन कैंडिडेट पे ये 6 के 6 फिल्टर जो हैं वो कांग्रेस के लिए एक बहुत ही सरल रास्ता जो है वो तैयार करके देने वाले हैं। ठीक है, हमारे साथ के हरियाणा के संपादक रमेश जाखड़ जी जुड़े। जाखड़ जी, इतनी अच्छी जानकारी आपने बहुत हर तरीके से आपने फैक्ट फिक्शन हर तरीके से उसको साधा है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया। तो ये बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त पर हमने चर्चा की है। अब फिल्टर लगेंगे अलग अलग तरीके से, वो एडिटिंग में भी लगते हैं, वो आप किसी तरीके से जब भी कोई चीज़ को आप चूज़ करते हैं तो वो छलनी आपको हमेशा इस बात का एहसास कराती है कि आप किस किस कैटेगरी में कैसे कैसे फिट बैठते हैं, और यही कुछ तरीका कांग्रेस ने भी अपना लिया है। और जब इतनी उत्साहित, इतनी खुश जो कांग्रेस इस 2024 के हरियाणा के सत्ता के फाइनल में आने को आतुर है, और उसी को लेकर इतनी लंबी चौड़ी फौज भी उम्मीदवारों की तैयार हो गई है। तो अब ये फिल्टर लगेगा, इस फिल्टर में कौन कितना इस कसौटी पर खरा उतरेगा, टिकट उसी के हिस्से में जाएगा। लेकिन वोट आप अपनी मर्जी से दीजिएगा। आप दोनों चैनलों को अगर प्यार करते हैं तो फेसबुक पर के हरियाणा तेज हरियाणा को आप जरूर फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और यूट्यूब पर भी हमारे प्लेटफॉर्म को जाकर आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी और होगी, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को दोनों प्लेटफॉर्म पर जाकर आप शेयर जरूर करेंगे, और आपकी राय हमेशा की तरह हम देखेंगे कमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया।